हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दलाल स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में। मैं हूं दोस्तों आपका सुपर कॉप। जो शेयर मार्केट में जो कुछ भी दलाल स्ट्रीट में हलचल हुई है, जो भी वारदात हुई है, उसका आज इन्वेस्टिगेशन मैं करने वाला हूं। उस वारदात के बारे में एक एक पॉइंट्स को डिटेल में ध्यान में रखते हुए दोस्तों 2026 का ये दोस्तों 2026 का ये सेकेंड वीक है और शेयर निफ्टी है, यानी कि निफ्टी निफ्टी 50 तो ऊपर जा रहा है, यानी कि अपने लगभग हाई को छू के आया है। अपना जो उसका मेन हाई है, एक बार बन चुका है, वो उसको टच करके आया हुआ है। लेकिन जो कुछ स्टॉक्स हैं जो डाका डाल रहे हैं आपके पोर्टफोलियो पे, जो चोरी कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से चोरी लिख देते हैं आपके पोर्टफोलियो से, यानी कि उस पर आपकी गाढ़ी कमाई है, जो आपकी मेहनत की, जो आपने रिस्क से कमाया हुआ है, उस पर डाका डाल रहे हैं। और आज हम दोस्तों उसी उसी पॉइंट को, यानी जो भी चोरी कर रहे हैं, यानी डाका डाल रहे हैं, उसी की आज हम दोस्तों वीकली एफआईआर दर्ज करेंगे। ठीक है, एफआईआर यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी नई सीरीज चालू हो रही है, वीकली एफआईआर यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी कि किसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना है उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले करेंगे, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये आपको क्लियर हो गया है दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, इस पर कैसे हम इसमें चार्जशीट जो दायर करेंगे कि मेहनत की कमाई को इतना रिस्क लेकर के आप करते हैं मार्केट में मेहनत, उसके बाद भी आपकी कमाई को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी पेन, ठीक है, और डायरी यानी कि कापी किताब जो कुछ भी है कापी लेकर के बैठ जाइए। और आज हम दोस्तों उन्हीं के ऊपर चार्जशीट दायर करने वाले हैं। चार्जशीट में आपको पता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर होती है, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो पहला है दोस्तों इसका जुर्म क्या है, हम ध्यान देंगे कि इनका जुर्म क्या है और ये क्यों गिर रहे हैं, ये आदतन अपराधी हैं यानी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों कि चार्ट्स चार्ट्स क्या कह रहे हैं, इनका टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल क्या कह रहा है, उसके बाद इनका जो Q3 रिजल्ट है उसकी वजह से तो नहीं, ये सारी पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे जरूरी और मेरा सुपर कप जो फैसला होगा वो क्या है, इनको बाई करना है यानी कि इनको कस्टडी में लेना है। ठीक है, इनको कस्टडी में लेना है या इनका सेल कर देना है, यानी या इनका इनकाउंटर कर देना है दोस्तों। इनकाउंटर इनकाउंटर कर देना या ट्रैप। ट्रैप मतलब दोस्तों होता है इनको वेट एंड वॉच, यदि ये ट्रैप है तो उसको वेट एंड वॉच करना है सिर्फ। ठीक है, और वेट एंड वॉच किसका किया जाता है आपको पता होगा हमारी भाषा में, यदि नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारी भाषा में दोस्तों वेट एंड वॉच करते हैं हिस्ट्री सीटर का। जो हिस्ट्री सीटर होता है यानी कि जिसकी एक बार हिस्ट्री होती है अपराध करने की और बार बार वो अपराध करता है, तो उसको हम लोग हिस्ट्री वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि ये आगे फिर अपराध ना कर दे या आगे से फिर से गिर न जाए। ये आपको क्लियर होगा। यदि यहाँ तक क्लियर हो गया तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले सस्पेक्ट के ऊपर। अपना सस्पेक्ट कौन सा है, ठीक है, पहला सस्पेक्ट यानी कि पहला मुजरिम कौन सा है, मुजरिम इधर से होगा। पहला मुजरिम कौन सा है, पहला मुजरिम दोस्तों कौन सा है, उस पर डायरेक्ट चलते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला मुजरिम है दोस्तों द आईटी जायंट्स स्टम्बल्स, यानी आईटी जायंट्स जो है इन्फोसिस, आईटी जायंट्स इन्फोसिस, इसने अकेले 5.2% गिर करके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा तोड़ा है दोस्तों। और ये सबसे बड़ा और सबसे संगीन जुर्म है, ये सबसे संगीन जुर्म है। तो दोस्तों ये जो है सीधे इस अकेले एक शेयर ने लगभग जो जिन इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को दोस्तों, ये उनके पोर्टफोलियो को लगभग 5% तक डाउन कर दिया है, लगभग 5% तक डाउन कर दिया है इस अकेले ने। और ये सबसे बड़ा संगीन जुर्म है, वो है द आईटी जायंट्स इन्फोसिस का। अकेले इस हफ्ते सबसे बड़ा सरदर्द बनकर उभरा है इन्वेस्टर्स का, सबसे बड़ा सरदर्द ये रहा है इन्फोसिस, इस अकेले एक शेयर में। और इसका अब जुर्म क्या है दोस्तों, इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं इस केस में कि ये इन्फोसिस का ये कैसे गिरा है, क्यों गिरा है, इसके पीछे का कारण क्या है, उसको पूरी डिटेल्स में हम समझते हैं। इनका जुर्म दोस्तों इस वीक दोस्तों इन्होंने अपना Q3 का जो दोस्तों रिजल्ट था वो पेश किया। दोस्तों रिजल्ट तो लगभग ठीक ठाक था, रिजल्ट ठीक ठाक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की, इन्होंने सबसे बड़ी गलती की दोस्तों, जो मैनेजमेंट थे उसने सबको डरा दिया, जो कमेंट्री करके जो बातें हैं उनको बोल करके इसने डरा दिया। उस मैनेजमेंट ने क्या बोला है उसको थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई छात्र है स्कूल का, ठीक है, और वो बोल दे कि यार इस बार तो मैं पास हो गया हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं शायद फेल हो जाऊँ। और सेम ऐसे ही कमेंट्री इन्होंने कर दी। और इन्होंने क्या कमेंट्री की वो आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। इन्होंने कमेंट्री यानी कि बता दिया कि जैसे अमेरिका अमेरिका एंड यूरोप में मंदी का असर चल रहा है, मंदी का असर चल रहा है, जिससे इनके जो क्लाइंट हैं वो इनका जो प्रोजेक्ट है उसको साइन करने में देरी कर रहे हैं। ठीक है, जो साइन करने में देरी कर रहे हैं, जिससे इनका जो नेक्स्ट हो सकता है कि रिजल्ट हो, इनका जो अगली बार का जो हो सकता है Q4 का रिजल्ट हो वो फेल हो सकता है। ठीक है, वो कम आ सकता है।
इन्होंने अनुमान लगा दिया कि जो वो इनका Q4 का रिजल्ट होगा वो कम होगा। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात आप लोग शेयर मार्केट में आज नोट कर लीजिए अपनी डायरी पे कहीं भी, कि जो शेयर मार्केट होती है वो उससे अनिश्चितता से सबसे अधिक नफरत है दोस्तों, जिसको बोलते हैं इनसर्टेनिटी से, उसको सख्त नफरत है। और जैसे ही इन्होंने अपने नेक्स्ट ईयर का फेल एल है दोस्तों, इन्होंने जैसे ही अपने नेक्स्ट Q4 के रिजल्ट के लेकर के जो अनुमान दिया अपना, उन्होंने जो और अनुमान इन्होंने सही नहीं लगाया, इसने मार्केट को डरा दिया और मार्केट लगभग दोस्तों 5 पॉइंट से प्लस, ठीक है 5.2% से प्लस डाउन हो गया। ये इनका जुर्म रहा है इस केस में। ये हमको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि आईटी जायंट जो इन्फोसिस रहे हैं इसी वजह से इस वीक में सबसे अधिक नीचे गए हैं। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को एनालिसिस दे रहा हूँ ये आपको भविष्य में भी काम आने वाले हैं, और इसलिए काम आने वाले हैं इसके पीछे आप देख लीजिए कि जैसे इन्होंने एक छोटी सी गलती की, इससे पूरे इनके एक वीक का पूरा एनालिसिस आपको मिल गया। जो भी ये एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, इस एनालिसिस के भरोसे आप समझिएगा, हर हफ्ते यदि आप इसको देखते हैं और इस सीरीज को कंटिन्यू मैं करता हूँ, यदि आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और इस सीरीज में कमेंट में जाकर के आप दोस्तों इस लिखिएगा कि सिर्फ कंटिन्यू। मैं इस सीरीज को हमेशा कंटिन्यू करूंगा और आपको एक एक तरीके से इनकी जो जुर्म होगी, इसकी वजह, पीछे की वजह, इनके पीछे का सबूत क्या है, चार्ट का एविडेंस पूरे अच्छे तरीके से, फिर मेरा फैसला क्या है दोस्तों, उसको मैं यहाँ पे पेश करूंगा, जिससे आपको एक नया आइडिया मिलेगा कि आप मार्केट में क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं। जैसे देख लीजिए इन्फोसिस के गिरने के पीछे से कितनी सी माइनर से वजह थी, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इस तरीके से इन्होंने अपना जो रिजल्ट था उसको अनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी, इस वजह से ये सिस्टम हुआ है। ठीक है, ये आपके पोर्टफोलियो में 5 पॉइंट तक परसेंट तक लगभग गिर चुके हैं, और इससे आप उसको बेच करके निकल सकते थे उसी वक्त, यदि आप ये मेरी एनालिसिस को देखते। इससे आगे भी आपको आइडिया होंगे। दोस्तों मैं अब आप लोगों को सबूत दिखाऊंगा, इसके पीछे का आपने जुर्म की वजह जान ली क्यों हुआ है, अब इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा है। ठीक है, सबूत देखने के लिए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने चार्ट पर। ये जो 1600 का दोस्तों इसने तोड़ा है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है इसने, जो 1600 का सपोर्ट, सपोर्ट यानी कि सेफ हाउस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इसको सेफ हाउस मानते हैं। जो दोस्तों सेफ हाउस था इसने इसको ब्रेक कर दिया हुआ है 1600। ठीक है, 1600 का सपोर्ट जैसे इसने ब्रेक किया हुआ, उसके बाद पूरी देखिए मार्केट दोस्तों, एक मारू बाजू कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, ये मारू बाजू कैंडल बनी हुई है। मारू बाजू कैंडल के बाद सीधे नीचे आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1580 के पास देखिए दोस्तों ये सपोर्ट ले रहा है। और दोस्तों यदि ये 1580 के पास सपोर्ट ले रहा है, यानी कि यहाँ पर अब इसका सेफ हाउस है, यदि ये इसको ब्रेक करता है तो और भी नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जा सकता है। और ये देखिए गया हुआ भी है आज के दिन में। मैं आज ये वीडियो दोस्तों 17 जनवरी को बना रहा हूँ, आपको ये क्लियर हो कि इसको भी तोड़ करके यदि नीचे आता तो चला जाता, लेकिन यहाँ से इसने बैकअप कर लिया है, क्योंकि दोस्तों इसका जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। क्योंकि अभी इसका वक्त खराब चल रहा है, वक्त खराब चल रहा है दोस्तों, ये स्टॉक्स खराब नहीं है, इसने मजबूरी में गलती की है। ये तो आपको क्लियर हो गया, इसका जो एविडेंस है वो चार्ट पर आपको क्लियर दिख गए कि इसका जो इसने जो गलती की हुई है, जो इसने आपका पैसा डुबाया है, जो इसने आपका पैसा डुबाया है वो इसकी वजह से नहीं हुआ है, इसकी ये गलती है दोस्तों। इसने मार्केट में अनसर्टेनिटी, ठीक है, इसने मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से मार्केट ने सीधा डाउन लगा दिया इतने परसेंट का, 5% तक का। ये आपको क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से समझ लेंगे, इसना सबूत आ गया कि ये सही है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, ये मेरा वर्डिक्ट क्या है दोस्तों। अब इसमें मेरा फैसला क्या होता है, गिरता हुआ चाकू, यानी कि मेरा एक फैसला होता है ये, गिरते हुए जो चाकू होता है उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। गिरते हुए चाकू को कभी दोस्तों हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये इतनी, इसकी धार इतनी तेज होती है ये कि आपका हाथ काट देगा। ये आपको क्लियर हुआ, ये हो गया नाइफ। ठीक है, गिरते हुए चाकू को भी कभी हाथ, यानी कि अभी ये मार्केट को बहुत तेजी से गिर रहा है, और गिरने से दोस्तों एक सबसे बड़ा होती है सिचुएशन को, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जिससे कोई भी वहां पे हाथ नहीं लगाना चाहता कि अपना हाथ लगा करके वो रोक ले और सबका फायदा हो जाए। यानी कि एक आदमी रोकेगा तो वहां पर एक सेफ हाउस यानी कि सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट का काम करेगा तो मार्केट फिर यहाँ से बायर्स यहाँ पर एंट्री करेंगे और मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन ये रिस्क ले कौन, जब तक कोई बड़ा इन्वेस्टर्स इसमें हाथ नहीं डालेगा तब तक आप कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन में चलते रहिए, जो मार्केट की डायरेक्शन है उस हिसाब से आपको चलते जाना है। कभी भी अपना उसमें नहीं लगाना कि हाँ मैं डाल करके यहाँ से बाई कर लूंगा तो यहाँ से मार्केट अब ऊपर चला जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसको दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 3 ईयर प्लस यदि जो कुछ भी इसको होल्ड करके रखे हुए हैं पहले से, तो यदि उससे ज़्यादा आपको होल्ड करना है, ठीक है 3 साल या उससे अधिक यदि आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और ये बेहतरीन वर्क कर सकता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, पहला केस सॉल्व्ड। ठीक, डन हो गया, ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन लगे दोस्तों तो आप कमेंट में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, मैं उसको भी कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमारा दूसरा सस्पेक्ट है देश का सबसे बड़ा बैंक, बिग बैंक अंडर प्रेशर। यदि जो ये बैंक है दोस्तों ये भी अंडर प्रेशर में आ गया, और ये बैंक कौन है आपको पता है, HDFC, देश का सबसे बड़ा बैंक। ये हमारा जो देश है इंडिया, इसका सबसे बड़ा बैंक है,
और दोस्तों इससे बाहुबली भी कहा जाता है, इसे बाहुबली भी कहा जाता है, क्योंकि ये यदि नीचे आता है तो मार्केट पूरी बैंक निफ्टी जो होती है दोस्तों, बैंक निफ्टी, वो भी दोस्तों नीचे से चली जाती है। सोच लीजिए ये इतना बड़ा बैंक है, इस देश का बाहुबली, ये दोस्तों लगभग 4%, यानी कि 4% इस हफ्ते ये डाउन हो गया। तो दोस्तों इसके डाउन होने के पीछे की वजह क्या है, मार्केट नीचे आ गया, इसके पीछे का क्या कारण है दोस्तों, उसको चलते हैं समझते हैं पहले ध्यान से। अब दोस्तों इसकी जो ये केस है, इसमें जुर्म वजह क्या है दोस्तों, वजह दोस्तों इसकी एक सिंपल सी है। इसने Q3 का रिजल्ट यदि जब जारी किया, ये Q3 का जब इसका रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट तो ठीक ठाक था, रिजल्ट अच्छा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जो जो दोस्तों फाइनेंशियल या बैंकिंग एक्सपर्ट हैं इसको बोलते हैं, या बैंकिंग एक्सपर्ट, जो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की इसके बैंक में, जो इसका Q3 का रिजल्ट था दोस्तों, इन्होंने नोटिस किया कि इसका जो ब्याज है, जो लोन ले रहे हैं लोग, या देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बैंक जो होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, बैंक का प्रॉफिट कैसे होता है, उसको मैं डिटेल में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। बैंक दोस्तों लोन बांटती है, लोन तो ये बराबर बांट रही है, बहुत ज़्यादा बांट रही है, ठीक है, लोन बांटने से इनका प्रॉफिट होता है बैंकों का। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई, लोन बांटने से इनका प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों लोन तो ये बहुत बांट रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए आप अक्सर देखते होंगे जो सारी बैंकें हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट चलाती रहती हैं दोस्तों, कि हमारे यहाँ 10.549, यहाँ पे फिर तो कोई कह देगा कि 10.39, इस तरीके से वो अपना परसेंटेज देते रहते हैं लोन का, इंटरेस्ट, ठीक है, ये अपना इंटरेस्ट देते रहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो इससे ये अपना पैसा कमाते हैं, क्योंकि इसी तरीके से जितना पैसा लोन में बांट देंगे उतना उस बैंक की समझ लीजिए फंडामेंटल मजबूत है, उतना ही ज़्यादा वो पैसा कमाएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि बैंक अपने लोन जो बांटते हैं उससे पैसा कमाते हैं ज़्यादा। तो दोस्तों उन्होंने Q3 में जो रिजल्ट जारी किया है उसमें उन्होंने लोन तो बहुत बांटे हैं, पैसा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन दोस्तों उन्होंने गलती यहाँ से क्या हो गई कि, और कम मात्रा का मतलब है कि जो डिपॉजिट, जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, उसमें ये एक काम कर रहे हैं कि लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि हम आपको ज़्यादा ब्याज देंगे, ठीक है, ज़्यादा ब्याज, आप लोग पैसे जमा कीजिए, ज़्यादा ब्याज देंगे। यहाँ तक तो सब कुछ सही है कि ज़्यादा ब्याज देंगे तब वो लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये बैंक प्रलोभन दे रहा है कि हमारे बैंक में पैसे जमा कीजिए, लोन तो पर्याप्त बांट रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो डिपॉजिट हो रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं, इसलिए बैंक को प्रलोभन देना पड़ रहा है कि आप हमारे बैंक में जमा कीजिए पैसा, हम आपको ब्याज ज़्यादा देंगे आपके पैसे जमा हुए पैसे पर। ये चीज़ क्लियर हुई। अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत आती है दोस्तों निम्स, एक होता है NIMS। दोस्तों निम्स क्या होता है, निम्स मतलब होता है दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है, निम्स होता है दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि जो इनका निम्स है वो बहुत कम हो रहा है, यानी कि जो इनकी इंटरेस्ट से कमाई है, यानी जो पैसा लोन में तो बांट रहे हैं, उसके बाद ये जो डिपॉजिट करवाने में ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं, उनका जो मार्जिन है बहुत कम, यानी कि वो बहुत कम मात्रा में पैसे कमा पा रहे हैं। समझ में आया आपको, आपको ये चीज़ क्लियर हुई, यानी कि वो लोन बांट रहे हैं जिससे इंटरेस्ट कमाते हैं, उस पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनके बैंक में पैसे कम जमा हो रहे थे, इसलिए इन्होंने ब्याज ज़्यादा देने का प्रलोभन दिया, जिससे लोग अब आ रहे हैं बैंकों में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जा रही है कि उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत कम, यानी कम पैसा, सिर्फ समझ लीजिए कि 1 रुपये, यानी कि वो 5 रुपये के सामान ला रहे हैं तो 1 रुपये यानी 6 रुपये में बेच पा रहे हैं, यानी उनका 1 रुपये का मार्जिन हो रहा है। पहले ज़्यादा होता था इसलिए बैंक ज़्यादा ग्रो करती थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, जो FIIs हैं, यानी कि विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, FIIs, वो बैंकिंग शेयर्स हैं उनको वो बेच रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस वीक पूरा जो ये बैंकिंग सेक्टर था, ये दोस्तों हिंदुस्तान के जो ये बैंक है दोस्तों, HDFC बैंक, वो भारत के रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए रीढ़ है ये, इतना मजबूत होता है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ तक तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि इसके जुर्म के पीछे की वजह क्या है। अब इसका दोस्तों एविडेंस देख लेते हैं चार्ट पर चल करके। एविडेंस दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ से फिर नीचे आया और फिर ऊपर जा करके फिर नीचे बने, यानी दोस्तों यहाँ पर एक M पैटर्न बन रहा है। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ये M पैटर्न बन रहा है, और तो जो M पैटर्न होता है वो बियरिश सिग्नल होता है। बियरिश सिग्नल का मतलब कि यदि ये सपोर्ट दोस्तों देखिए यहाँ पे तोड़ा है और तेजी से मार्केट नीचे आया है, बियरिश सिग्नल यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया है, आप लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा कि M पैटर्न बना है तो यदि वो मार्केट में थोड़ा सा होल्ड करता है उसके बाद यदि नीचे की तरफ तोड़ता है तो वो ठीक ठाक, देख लीजिए कहाँ तक ये गया हुआ है, ठीक है। ये आपको पहला सबूत मिल गया, ठीक है, ये एक सबूत मिल गया यहाँ पे। अब दूसरा सबूत दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये 40 लगभग 42 अभी भी चल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, यानी RSI भी दोस्तों, इसका जो RSI भी वो भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत अभी भी रिकवर कर सकता है यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद जा करके ये ऊपर जाएगा, यानी RSI भी सिग्नल इसका बता रहा है कि ये वीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है। अब दोस्तों हमने एविडेंस की बात कर ली है, मेरा फैसला यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे जमा करें, एक्यूमुलेट स्लोली। हमने आपको बताया कि ये रीढ़ है, ये भारत की जो इकोनॉमी है दोस्तों है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, यानी कि ये गिर नहीं सकती। तो एक्यूमुलेट स्लोली यानी कि आप धीरे धीरे इसमें जमा कर सकते हैं। आप बाई ऑन डिप, यानी कि जब मार्केट
बाई, आपने ये सुना होगा बाई एंड डिप, यानी जैसे ही मार्केट डिप करे थोड़ा-थोड़ा आप बाई कर सकते हैं। ये नहीं कि अचानक में अपना सब कुछ इसमें लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों हमारा इसमें वर्डिक्ट है कि आप इसको खरीद सकते हैं धीरे-धीरे, टुकड़ों में करके, सिप में कर के आप, हाँ, सिप का मतलब है दोस्तों, अब सिप मतलब हमने थोड़ा-थोड़ा वाला बताया है, चाय वाला सिप, थोड़ा-थोड़ा स्लिप इसमें खरीद सकते हैं। लेकिन सिप से याद आ गया दोस्तों एसआईपी, आप इसमें एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी सबसे बेस्ट मौका रहेगा। ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों? अब चलते हैं दोस्तों अपने थर्ड नंबर के एक्यूज के ऊपर, अपने नेक्स्ट केस फाइल खोलते हैं और वो आ जाता है दोस्तों बजाज ऑटो। तो दोस्तों हमारा तीसरा और आखिरी मुलजिम है बजाज ऑटो। ये चीज़ आपने नोट कर ली है, समझ में आ गया। अब 4.5% ये डाउन क्यों हुआ है, इसके पीछे की वजह जान लेते हैं दोस्तों। ये हमारे ओवर स्पीडिंग का बादशाह है, ठीक है। ये ऑटो सेक्टर का ओवर स्पीडिंग का बादशाह। ओवर स्पीडिंग आपको नहीं समझ में आ रही है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। ओवर स्पीडिंग क्या होती है, जब बहुत ही कम समय, जैसे जैसे देख लीजिए इसका दोस्तों, आप लोग पिछले 6 मंथ का, दोस्तों पिछले 6 मंथ का इसका रिकॉर्ड यदि आप देखेंगे तो ये रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रिटर्न्स, बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हुए। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीक इसका जो गाड़ी का टायर है वो पंक्चर हो गया, ठीक है, पंक्चर हो गया और ये हो गया क्रैश। अब इसके पीछे की वजह हमने आपको सीधे सीधे बता दी, ओवर स्पीडिंग, ओवर वैल्यूएशन। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग, ओवर वैल्यूएशन होता क्या है, जैसे जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए मंडी में, सब्जी मंडी है मार्केट की, उसमें इस समय आलू का मौसम है, ठीक है, आलू का सीजन, आलू आप प्याज कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। प्याज प्याज एकाएक, यानी एकाएक अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो दोस्तों इसे ओवर बॉट जोन, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई तो इसके रेट अपने आप डाउन हो जाएंगे। यानी कि इस समय आप आलू शायद मार्केट में लेने जाएंगे तो 20 रुपया 10 रुपया में भी कुछ भी मिल सकते हैं, ठीक है, किलो में मिल सकते हैं। और जब वही सीजन नहीं रहता है तो मार्केट में मांग ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रोडक्ट होता नहीं है, सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसका रेट अपने आप दोस्तों बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। बस सेम हुआ इसी यही बजाज ऑटो के साथ। ओवर स्पीडिंग का बादशाह था, एक ही साथ में सीधे इसका स्कूटर पंचर हुआ और ये सीधे सीधे 4.5% डाउन हो गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि इसके गिरने के पीछे की वजह क्या थी, यानी ये ओवर बाट जोन में चला गया था, ओवर बाट जोन, ठीक है, ओवर बाट जोन में ये चला गया था, जिसकी वजह से आप इसका आरएसआई भी देखेंगे तो ये ओवर बाट दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा ही, यानी पिछले 6 महीने का रिटर्न ही आप देख लीजिए ना कि क्या इसकी स्थिति बता रही है, इसलिए ये नीचे गिरा है। अब चलिए दोस्तों, हम आप ये बोल रहे हैं उसका आप सबूत देख लेते हैं, सीधे चार्ट पर हम लोग अपने इसका एविडेंस देख लेते हैं। तो सबूत देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ओवर बाट जोन, ये है दोस्तों ओवर बाट जोन। हमने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि ये ओवर बाट जोन में था, ठीक है। ये जोन ओवर बाट का होता है, आप सबको पता है। ये देख लीजिए इस पूरे वीक में, ठीक है, यहाँ ओवर बॉटम था, उसके बाद से डायरेक्ट नीचे गिरा हुआ है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, यानी कि एक सबूत आपको मिल गया कि ये ओवर बॉट था, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों दूसरा क्या है, दूसरा पे मैं आप लोगों को, पहला मिल गया सबूत, दूसरा क्या है, दूसरा सबूत दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये देख लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये इन्वर्टेड हैमर एक कैंडल बना हुआ है, यानी कि जो ये लोग टॉप पे जो कोई भी खरीदा था वो उसके लिए एक ट्रैप हो गया, ये टॉप नहीं ट्रैप हो गया इसके लिए, और ये डायरेक्ट यहाँ आ गया है। अब इस कैंडल के बाद आपको भी पता है कि मार्केट ये कहाँ जा सकता है, ये इसके वीकली कैंडल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इसने मूव तो बहुत तेजी से लिया, यहाँ से इसने मूव लिया डायरेक्ट यहाँ तक गया हुआ है, उसके बाद ये देखिए कैंडल स्टिक क्या बनी हुई, उसके बाद आपको भी लगता है कि ये नीचे आएगा, ठीक है। ये चीज़, ये इसका दूसरा सबूत हो गया दोस्तों। अभी भी दोस्तों देखिए, अभी भी इसकी ये स्थिति है आरएसआई में, वीकली कैंडल के आरएसआई में इसकी स्थिति क्या है, ओवर बॉट जोन के लगभग करीब है और नीचे की तरफ ये मूव कर रहा है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई अच्छे तरीके से, इसका सबूत मिल गया आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट के ऊपर, अपने नेक्स्ट फाइनल चैप्टर के ऊपर कि मेरा इसमें अलर्ट क्या है। ट्रैप अलर्ट दोस्तों, ये एक ट्रैप है, जो भी टॉप पे बाई किया था उसके लिए ये एक ट्रैप है, इसलिए आपको सोच समझ करके यहाँ पर बाई करना चाहिए। मैं तो कहूँगा अभी रुक ही जाइए फिलहाल दोस्तों। जो कुछ भी मैं ये रिसर्च बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है या मेरी पर्सनल रिसर्च है दोस्तों। यदि ये ट्रैप टॉप हमने आपको बता दिया, यदि दोस्तों आप ये राइज एंड सेल में स्थिति में चल रहा है, राइज ऑन सेल, आप जब ये मार्केट ऊपर है तो इसको, यदि आपके पास कुछ भी मुनाफा बचा हुआ है, यदि आप इसको लिए हुए हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं में, क्योंकि ये ट्रैप का मामला चल रहा है दोस्तों, और इस पर आप वेट कर सकते हैं, इसमें आप वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मैं इसमें आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इसमें अभी भी बाई कीजिए या कुछ भी कीजिए, ठीक है। ये तो फिलहाल मेरा वर्डिक्ट रहा दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिए, इन्फोसिस को देखना है, एचडीएफसी को धीरे धीरे उठाना है और बजाज के ट्रैप से बचना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि स्टॉक मार्केट एक जंग का मैदान है, इसलिए अपनी पूंजी को सुरक्षित बचाने के लिए उसकी सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, स्मार्ट पुलिस वाला कभी भी बिना सबूत के एक्शन नहीं लेता है, ठीक है।
तो दोस्तों आप चाहते हैं कि हम हर हफ्ते इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाएँ और आपके पोर्टफोलियो की रक्षा करें, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम पेट्रोलिंग पर निकलें तो आपको ज़रूर पता लग जाए। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपके पोर्टफोलियो का कौन-सा ऐसा मुजरिम है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, और उस पर अगले हफ्ते हम ज़रूर रिपोर्ट फाइल करेंगे, एफआईआर फाइल करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और निवेश करते रहें। जय हिंद।